हमने आपसे डिस्कस किया था कार्ल मार्क्स के हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। कार्ल मार्क्स का ये कहना था कि प्राचीन काल से लेकर अभी तक जो भी सोसाइटी का डेवलपमेंट हुआ है वो किसी भी देश की हो, वो एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेकर चलता है जो उसके सब स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। उसके साथ साथ कार्ल मार्क्स ये बात करते हैं कि सोसाइटी को अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए हमें इकोनॉमिक मोड ऑफ प्रोडक्शन को जानना जरूरी है कि मोड ऑफ प्रोडक्शन जैसा होगा वैसी हमारी सोसाइटी होगी, वाइस वर्सा जैसा हमारा इकोनॉमी या सोसाइटी होगी वैसा ही हमारा मोड ऑफ प्रोडक्शन बनेगा। ये दोनों ही एक दूसरे के साथ कोरिलेट करते हैं। कार्ल मार्क्स ने यह माना कि जो एंशियंट टाइम से अभी तक का जो सोसाइटी चलकर आ रही है या बनी है, उस सोसाइटी के डेवलपमेंट में कुछ चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। पहला उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो मानी थी वो माना था द चेंज ऑफ क्वांटिटेटिव इनटू क्वालिटेटिव एंड क्वालिटेटिव इनटू क्वांटिटेटिव। उन्होंने कहा कि किसी भी वस्तु का परिमाणात्मक से गुणात्मक परिवर्तन है और गुणात्मक से परिमाणात्मक परिवर्तन है। इसका अर्थ क्या हुआ? जैसे कोई भी वस्तु है, अगर हमने कोई भी वस्तु क्रिएट की है या बनाई है, मैन्युफैक्चर की है, तो हम उसकी कमियों और अच्छाइयों को जानते हैं। हम धीमे धीमे उसकी और अच्छाइयों को बढ़ाते हैं, उसमें गुड क्वालिटी इंसर्ट करते हैं और इंसर्ट करने के बाद हम धीमे धीमे उसका क्वालिटी लेवल हायर करते जाते हैं। और जब हमें लगता है कि नहीं, हमने अपने गुड्स को, हमने अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को या अपने सामान को अच्छा बना लिया है, तो हम उसकी क्वांटिटी में बढ़ाव करते हैं। यानी पहले हम क्वालिटी पे बात करते हैं और जब हम क्वालिटी मेंटेन कर लेते हैं तो क्वांटिटी पर चले जाते हैं। वहीं दूसरी ओर कह रहे हैं कार्ल मार्क्स कि क्वांटिटेटिव इनटू क्वालिटेटिव। पहले तो हुआ कि क्वालिटी हमने बनाई तब क्वांटिटी में बढ़ाया। दूसरा हुआ कि क्वांटिटेटिव इनटू क्वालिटेटिव। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो क्वांटिटी में बहुत ज्यादा आ चुकी हैं, लेकिन आपको ये देखना है कि जो भी क्वालिटी में चीज अच्छी होगी वो लंबे समय तक सस्टेन करेगी और जो क्वालिटी में अच्छी नहीं होगी वो धीमे धीमे मार्केट से बाहर हो जाएगी। दूसरा, उन्होंने एक और चीज कहा कि क्वांटिटी में ज्यादा चीजें भी इसलिए कभी कभी लाई जाती हैं कि जरूरी नहीं है कि हायर क्वालिटी का परचेज करने वाला क्लास सब एक जैसा हो। जब हम क्वालिटी अच्छी करेंगे तो नो डाउट उसका प्राइस ज्यादा होगा। जब प्राइस ज्यादा होगा तो ऐसी दशा में हमारे सामने क्या प्रॉब्लम आ जाएगी कि प्राइस ज्यादा हो गया तो सब लोग परचेज नहीं कर पाएंगे। तो कभी कभी क्वांटिटी को लेकर भी कार्ल मार्क्स ने कहा कि क्वांटिटी बढ़ गई तो अलग अलग क्लास बन गए जो उसको परचेज करेंगे, और अगर आपने क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी भी मेंटेन कर ली तो सभी क्लास ले लेगा और वही चीजें सोसाइटी में फिर लॉन्ग टाइम तक रन करने लगेंगी, जैसा कि कार्ल मार्क्स पहला कहते हैं। दूसरी थ्योरी लाते हैं वो कार्ल मार्क्स, द थ्योरी ऑफ निगेशन ऑफ निगेशन। थ्योरी ऑफ निगेशन ऑफ निगेशन, इस थ्योरी को कहते हैं निषेध का निषेध नियम। अब ये क्या है? कार्ल मार्क्स ने कहा जैसे जैसे सोसाइटी में नई चीजें आएंगी और अगर वो नई चीजें पुरानी चीजों से बेहतर हैं, अगर वो नई चीजें पुरानी चीजों से बेहतर हैं तो ये नई चीजें पुरानी चीजों को प्रचलन से बाहर कर देंगी, उसे आउटडेटेड कर देंगी। जैसे आज के समय में अगर हम बात करें, जैसे टेलीविजन है, आज से 30, 35, 40 साल पहले हमारे पास कलर टीवी नहीं था, हमारे पास ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था। समय बदला, टीवी में बदलाव आया,
CRT मॉनिटर टाइप की टीवी आई, हमने वो परचेज कर लिया और धीमे धीमे ब्लैक एंड व्हाइट टीवी मार्केट से बाहर होती गई, निम्न तबकों के पास गई और मार्केट से बाहर हो गई। फिर CRT मॉनिटर के साथ साथ अब TFT मॉनिटर आया, स्लिम टीवी आने लगी, स्मार्ट टीवी आने लगी, एंड्रॉयड टीवी आने लगी, हमने वो परचेज कर लिया। अब वो परचेज कर लेंगे तो जो CRT मॉनिटर की मोटी टीवी थी वो धीमे धीमे आज नहीं तो आने वाले 4-5 सालों में वो मार्केट से बाहर हो जाएंगी, ऑब्सोलीट हो जाएंगी। वही कार्ल मार्क्स कह रहे हैं कि धीमे धीमे समाज में नई नई चीजें बनती जाती हैं और पुरानी चीजें बाहर होती जाती हैं। इसे बोलते हैं निषेध का निषेध नियम, कि कहीं ना कहीं ये चीजें बदलाव ला रही हैं या चीजों में परिवर्तन आ रहा है। तो दो चीजों पे बात की, परिमाणात्मक से गुणात्मक, गुणात्मक से परिमाणात्मक, और दूसरा निषेध का निषेध नियम। तो खासकर बात करते हैं कार्ल मार्क्स की एंशिएंट टाइम से लेकर अभी तक का जो भी समाज डेवलप कर रहा था वो इस चीजों में था। और दूसरा, कभी कभी ऐसा भी आया कि पुरानी चीजें भी आपके पास हैं और नई चीजें भी आपके पास हैं, ठीक। तो उसमें क्या किया कि आपके बीच में एक डायलेक्टिकल बना। डायलेक्टिकल का मतलब क्या होता है? द्वंद्व। जैसे आपके पास दो ऑप्शन दिए जाएं आपको, ठीक है, कि आप एक एंड्रॉयड मोबाइल लेंगे और दूसरा ऑप्शन है कि आप विदाउट एंड्रॉयड एक सिंपल सा मोबाइल लेंगे। तो स्वाभाविक सी बात है कि आपका ऑप्शन एंड्रॉयड की ओर मुड़ जाएगा, ठीक। तो डायलेक्टिकल है ये द्वंद्व है। द्वंद्व का मतलब ये होता है कि जब हम दूसरे का अपोज करके या अलग करके आगे बढ़ जाते हैं तो वो चीजें द्वंद्वात्मक के रूप में आती हैं। तो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म में जब कार्ल मार्क्स बात करते हैं वो कहते हैं कि जो हिस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक गुड्स के आधार पर हुआ, और जिसके पास अच्छी इकोनॉमी रही सोसाइटी पर रूल उसी ने किया है, सोसाइटी पर रूल उसी ने किया है। यहां तक कि कहा जाता है कि आज के समय में अगर हम बात करें तो बड़े बड़े बिजनेसमैन और इकोनॉमिक्स के जो बड़े बड़े बिजनेस घराने हैं वो सोसाइटी के अंदर पॉलिटिकल रूल्स भी चेंज करा देते हैं, यानी राजनीति भी उनके अनुसार चलती है और उनके अनुसार ही काम होते हैं, रूल्स उनके अनुसार बनते हैं। यानी हमारा कहने का मतलब है कि जिसने भी इकोनॉमी को होल्ड किया है वही शक्तिशाली है, वही पावरफुल है, जैसा कि कार्ल मार्क्स कह रहे हैं। आगे हम इसका थोड़ा अपोज भी करेंगे, कार्ल मार्क्स को हम क्रिटिसाइज करेंगे बेसिकली गांधी के रूप, गांधी के उस पे, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कार्ल मार्क्स की केवल बेसिक थ्योरी पर, ठीक। अभी मैं देख रहा था कि कुछ बुक्स लेकर आप लोग पूछ रहे थे। बुक्स में मैंने पहले कहा है कि जो आपका फर्स्ट ईयर में आपने इंग्लिश में CN शंकर राव की बुक खरीदी थी उसी में आपको सारा मटेरियल मिल जाएगा, कंप्लीट मटेरियल मिल जाएगा। आपको अलग से इंग्लिश मीडियम के बच्चे अगर उसको लिए हैं तो उनको नई बुक कोई लेने की नीड नहीं है। दूसरा, हिंदी मीडियम में आप समाजशास्त्री सिद्धांत है जो साहित्य भवन प्रकाशन का है, आप उसकी बुक खरीद सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, ले सकते हैं, जो विनीता के हाथ में है ना विनीता? हाँ, समाजशास्त्री सिद्धांत के उस पे है, आप उसे ले सकते हैं जिसमें आपको ये सारे के सारी चीजें मिल जाएंगी। क्लियर? तो उसके अलावा अगर आप, क्योंकि बहुत अधिक इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, जब आप हायर स्टडीज में जाएंगे तो और भी अच्छी बुक्स आपको रिकमेंड कर दी जाएंगी, लेकिन अभी तो मेरा मानना है कि आपके सिलेबस को और जो हम नोट्स प्रोवाइड करेंगे, जो हमारी स्क्रीनशॉट्स होंगी, जो हम आपको PDFs देंगे, उससे काफी चीजें आपको मिल जाएंगी, तो अलग से आपको बहुत कुछ लेने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, हम लोग बात कर रहे थे, कल हमने डिस्कस करना स्टार्ट किया था मोड ऑफ प्रोडक्शन पर, और उस मोड ऑफ प्रोडक्शन पर हमने आपसे कहा कि पहला हमारे सामने दिखाई पड़ता है प्रिमिटिव कम्युनिज्म का। प्रिमिटिव कम्युनिज्म का मतलब है आदिम साम्यवाद, जिसपे हमने आपसे डिस्कस किया था, और हमने आपसे कहा कि ये चीजें दिखाई पड़ती हैं
कि प्राचीन समय में कोई भी चीजें बिल्कुल डिवाइड नहीं थी, क्लास नहीं था, लोअर लेवल का श्रम विभाजन था और सभी लोग मिलकर काम करते थे, यानी किसी भी प्रकार का संघर्ष नहीं था, या अगर था भी तो मिनिमम था। दूसरा कहते हैं जब लोगों ने शक्ति को और पावर को अपने हाथ में होल्ड करना शुरू किया और वस्तुओं को अपने हाथ में होल्ड करना शुरू किया, तो जिनके पास शक्ति नहीं थी, जिनके पास वस्तुएं नहीं थी, उनको अपना गुलाम बनाया और गुलाम बनाने के साथ उनसे सारे काम कराए, जिसको हमने दूसरे सिस्टम की बात कही, मोड ऑफ प्रोडक्शन की बात कही, जिसका हमने नाम रखा एंशिएंट स्लेव मोड ऑफ प्रोडक्शन या दासत्व उत्पादन के साधन या दासत्व युग। ये खासकर ग्रीस और रोम में दिखाई पड़ा, यूरोप में दिखाई पड़ा, यूएस में भी दिखाई पड़ा, इंडिया में ये बहुत कम दिखाई पड़ा। क्यों? क्योंकि ये माना जा रहा था कि चूंकि नेचुरल रिसोर्सेस इंडिया में बहुत अच्छे थे, जिस कारण से स्लेव का जो टाइम था बहुत लंबे समय तक नहीं चला और हमने तुरंत उसके बाद एग्रीकल्चरल स्टेज में एंट्री कर ली। तो ऐसे में देखा जाए तो वो ये मानते हैं कि इंडिया में बहुत लंबे समय तक स्लेव सिस्टम नहीं चला, लेकिन चूंकि हम कार्ल मार्क्स के ऊपर बात कर रहे हैं तो कार्ल मार्क्स की जर्मनी के रहने वाले थे, तो मैक्सिमम स्टडी उन्होंने यूरोप के आसपास ही रखी थी, इसलिए उन्होंने कहा कि वहां पर हमें दिखाई पड़ता है कि मोड ऑफ प्रोडक्शन जो दूसरा था वो था स्लेव मोड ऑफ प्रोडक्शन का। यानी जहां पर अब हम इकोनॉमी की बात करें, इसी के साथ पैरेलल लेके चलते हैं, तो इकोनॉमी में देखें तो पहली इकोनॉमी हमारी क्या थी, कोई बताएगा? बार्टर सिस्टम, एग्रेरियन। ना उसके पहले चलो, एग्रेरियन हम बाद में आए हैं, कृषि का आविष्कार हमने बाद में किया है, थोड़ा और पहले चलिए। बार्टर सिस्टम वाला, हाँ बार्टर सिस्टम, एग्रेरियन और बार्टर सिस्टम अगर देखा जाए तो एग्रेरियन और स्लेव सिस्टम के आसपास ही आया। उसके पहले चलिए, हाँ जी, हंटिंग एंड गैदरिंग। यस वेरी गुड। ना आग तो बाद में, हमारा जो मेन है, जो हमारी इकोनॉमी बेस थी वो थी फूड गैदरिंग हंटिंग स्टेज पर। हम खाद्य पदार्थों का जंगलों में रहते थे हम, और हमारा मेन एम था कि हम बाहर निकलते थे, खाद्य पदार्थ जो भी हमें मिलते थे हम उनको एकत्र करते थे, संग्रहित करते थे, लाते थे और शिकार करते थे। यहां तक कि ये माना जाता है, ह्यूमन हिस्ट्री में माना जाता है कि हमारे पास आग भी नहीं थी तो हम कच्चा मांस खाते थे, कच्चे फल, कच्ची चीजें, कच्चा मांस खाते थे। इसीलिए जब ह्यूमन इवोल्यूशन की बात कही जाती है तो हमारे यहाँ ये भी कहा जाता है कि हमारे बायोलॉजी कहती है कि हमारे पेट में सेलुलोज पाचन के लिए एक विशेष प्रकार का अपेंडिक्स भी हुआ करता था जो इन कच्ची चीजों को पचाता था। आज तो हम इतनी कच्ची चीजें नहीं खाते हैं, तो पहले के समय में हम कच्ची चीजों का सेवन करते थे। तो फूड गैदरिंग और हंटिंग स्टेज हमारे सामने थी। जब हम अपनी स्टेज को चेंज करते हैं तो दूसरी स्टेज जो वर्ल्ड की इकोनॉमी में दिखाई पड़ती है, जिसको कार्ल मार्क्स कहते हैं, वो स्टेज थी पेस्टोरल स्टेज। पेस्टोरल का मतलब होता है पशुपालन की अवस्था, पशुओं का पालन करना, उनसे जुड़ी हुई चीजें देखना। तो ये कहीं कहीं कुछ सोसाइटी ये मानती हैं कि जो पशुपालन की अवस्था थी और फूड गैदरिंग अवस्था थी वो लगभग मिली जुली थी, लेकिन कार्ल मार्क्स कहते हैं कि नहीं, थोड़ा सा अंतर था। हम फूड गैदरिंग से निकलकर पशुपालन पर आए और पशुपालन से निकलकर हम तीसरे स्टेज पर आए जिसको आपने कहा है एग्रेरियन स्टेज, एग्रीकल्चर की अवस्था पहुंचते हैं हम। तो जब हम तीसरे सिस्टम में, अब देखिए इकोनॉमी हमारी फूड गैदरिंग हंटिंग थी, हम सब समान थे, हमारी पशुपालन की अवस्था थी, लगभग समान थे, या हमने स्लेव सिस्टम शुरू कर दिया था। लेकिन जब हम इसके बाद पहुंचते हैं एग्रेरियन में तो हमारा फिर मोड चेंज हो जाता है, मोड चेंज होता है और हमारा मोड बनता है फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन। इसको बोलते हैं हम फ्यूडलिज्म यानी सामंतवाद।
सामंतवादी उत्पादन के साधन, यानी सामंतवाद। अब यहां पर जो कार्ल मार्क्स कह रहे हैं ये मिडल यूरोप की केवल बात कर रहे हैं, लेकिन हम बात करेंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड की। इस स्टेज में, एग्रीकल्चर स्टेज में जब हम आए, तो चाहे वो मिडल यूरोप रहा हो, चाहे वो इंडिया रहा हो, चाहे वो हमारा यूएस या अमेरिका रहा हो, चाहे वो जैसा भी क्षेत्र रहा हो, सभी जगहों पर हमें देखने को मिलता है कि हम एग्रीकल्चर स्टेज पर पहुंच जाते हैं। और इस एग्रीकल्चर स्टेज में होता क्या है कि जिनके पास बड़ी जमीनें होती हैं, यूरोप में ऐसी बड़ी जमीनों को जो होल्ड करता था उसको लॉर्ड बोलते थे, लैंडलॉर्ड बोलते थे। और उसके साथ साथ देखा जाए तो वहां पर स्टेट सिस्टम था, स्टेट बड़ी बड़ी संपत्तियां होती थी। वैसा ही भारत में भी था, यहां भी लैंडलॉर्ड कहा जाता था और इन्हें हम लोग कहते थे जमींदार। जिनके पास जमीनें बहुत ज्यादा हैं, जमींदार हैं, तो वो बड़े जमींदार होते थे। और जो दूसरे होते थे वो कौन होते थे? छोटे किसान, पीजेंट, निम्न कृषक या भूमिहीन कृषक। भूमि नहीं हमारे पास, या बहुत छोटे खेत है, इतना छोटा खेत है कि हम अपने परिवार का पालन पोषण उस खेत से नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में होता क्या था कि जो किसान होता था, जो कृषक होता था, जो निम्न लेवल का होता था, वो इन लैंडलॉर्ड की जमीनों पर काम करता था। अब लैंडलॉर्ड करते क्या थे, जमींदार करते क्या थे? इन्हें फंसाते थे। फंसाना इन द सेंस, इन्हें कुछ पैसा दे दिया, कुछ सामान दे दिया और इनको अपने यहाँ बॉन्डेड लेबर की तरह काम कराने लगे, बंधुआ मजदूर। कि अगर आपने कर्ज ले लिया है तो अब आप जो है हमेशा कर्जदार हो गए और लंबे समय तक आप जो है कर्ज ही चुकाते रहेंगे। और सोसाइटी में माना जाता था कि कर्ज पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा था, वो छोड़ने नहीं चाहते थे। तो ये दूसरा सॉरी, तो तीसरा मोड बनता है फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन। इसमें सामंतवाद होते हैं और यहां पर दो वर्ग दिखाई पड़ते हैं। पहला जमींदार या फ्यूडल, और दूसरा पीजेंट या लैंडलेस लेबर। दो लोग बने, भूमिहीन किसान या छोटे किसान, और दूसरा भूमिपति या जमींदार, जो सारा काम पीजेंट के माध्यम से करवाते थे। और वही सारी चीजें हमें देखने को मिलती थी, जैसा इस फिगर में दिखा रहे हैं कि बड़ी बड़ी जमीनें हैं और वहां पर जो है वो जो है जुताई या काम कर रहे हैं, खासकर जो किसान हैं। नेक्स्ट, अब इकोनॉमी फिर चेंज हुई। अब हम एग्रीकल्चर से निकलकर हम अगली इकोनॉमी में आए, और वो अगली इकोनॉमी हमारी क्या थी? टेक्नोलॉजी। अगली इकोनॉमी हमारी क्या थी? इंडस्ट्री। हमने इंडस्ट्रियल एरा में औद्योगिक क्रांति हुई हम यूरोप में, और हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में आगे बढ़ गए। और इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने ये काम किया क्या कि अब फिर दो वर्ग बनाए। एक वो जिसके पास पूरी की पूरी पूंजी है, पूरी की पूरी इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, और दूसरा जो उसकी यूनिट में काम कर रहे हैं, कमजोर हैं, और जो उनके यहाँ लेबर के रूप में काम कर रहे हैं। तो ऐसे मोड को कहा कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन, और ऐसी व्यवस्था का नाम दिया कैपिटलिज्म। पूंजीवादी उत्पादन के साधन और व्यवस्था का नाम हुआ पूंजीवाद। ऐसे में खासकर माना गया कि जो पूंजीवाद में अब यहां पर सबसे ज्यादा शोषण हुआ। शोषण स्लेव में भी हुआ, शोषण देखा जाए तो जमींदारी प्रथा में भी हुआ, और शोषण कैपिटलिस्ट मोड में भी हुआ, लेकिन कैपिटलिस्ट मोड में सबसे ज्यादा हुआ। और उसमें क्या हुआ कि पहले क्या था कि ग्रामीण क्षेत्रों में जमींदार और जो लोअर लेबर होते थे उनके बीच में इतना गैप नहीं होता था, लेकिन आज देखा जाए तो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और एक मजदूर के बीच में इकोनॉमिक गैप बहुत हो चुका है। यहां पर एक रामधारी सिंह दिनकर की कविता भी मुझे याद आती है
कि वो एक लिखते हैं ना कैपिटलिस्ट के ऊपर, किसी को याद है? गुलाब को लेकर, अबे सुन बे गुलाब, किसी को याद है? चलो मैं बताता हूं। अबे सुन बे गुलाब, वो एक व्यक्ति कह रहा है, किससे? गुलाब कौन है? कैपिटलिस्ट है। अबे सुन बे गुलाब, भूल मत तूने पाई खुशबू रंगो आब, भूल मत तूने पाई खुशबू रंगो आब, खून चूसा खाद का तूने असिस्ट, खाद मतलब लेबर, खून चूसा खाद का तूने असिस्ट, डाल पर इतरा रहा कैपिटलिस्ट। यानी जो कैपिटलिस्ट बनके तुम डाल पे इतना रहे हो, ये तुम्हारी नहीं है, ये तुम्हारी खाद की मेहनत है जो तुमने केवल देख ली है, तुमने ले ली है। तो वही कहते हैं कैपिटलिज्म में कि लोगों ने अपनी पूंजी को बढ़ा लिया और बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बन गए, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज बना लिया और जैसा चाहते हैं वैसा सोसाइटी को रन कराने लगे। ऐसे लोगों को कहा गया कैपिटलिस्ट, या मार्क्स इसे नाम देता है बुर्जुआजीज, बुर्जुआजी, हिंदी में कहते हैं बुर्जुआ, ठीक, बुर्जुआजी। और दूसरा जो वर्कर क्लास था उसे कहा कार्ल मार्क्स ने प्रोलिटैरियट, प्रोलिटैरियट यानी सर्वहारा, हर तरफ से कमजोर और हारा हुआ, ठीक, जो सोसाइटी की बात करते हैं कार्ल मार्क्स। अब यहां पर कार्ल मार्क्स कहते हैं कि अब बहुत हो गया शोषण, बड़े लंबे 1000-2000 साल से हमारा शोषण करते चले आ रहे हो, अब हम इस शोषण का विरोध करते हैं, इस एक्सप्लॉयटेशन का विरोध करते हैं, जाति व्यवस्था के एक्सप्लॉयटेशन का विरोध करते हैं, और हम एक होकर आपकी सारी व्यवस्था को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। इसको कम्युनिस्ट बात करता है। वो कहता है कार्ल मार्क्स कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ और तोड़ दो अपनी बेड़ियों को, और तोड़ दो अपनी बेड़ियों को, उखाड़ फेंको इस, उखाड़ फेंको इस उच्च वर्ग को, उखाड़ फेंको इस उच्च वर्ग को, पाने के लिए तुम्हारे पास सारा जहान है और खोने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ तुम्हारी बेड़ियां हैं। यानी आप ही सब कुछ कर रहे हो और आप कोई कुछ नहीं। जो मजदूर इतना काम कर रहा है, आप देखेंगे समाज में वही परेशान है, लॉकडाउन के दौरान वही परेशान है, इकोनॉमी टूट रही है वही परेशान है, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं परेशान है, जो छोटे लोग हैं, छोटे काम कर हैं, छोटी नौकरी वाले हैं, वो परेशान हैं। दैट इज द क्लास स्ट्रक्चर। ये सोसाइटी के क्लास स्ट्रक्चर में हुआ क्या कि सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। तो मार्क्स कहते हैं कि इसका विरोध करना होगा और इस विरोध में सरकार को जिम्मेदारी लेनी होगी कि आपके लिए हर एक व्यक्ति बराबर होना चाहिए। ये नहीं कि आप दूसरों को तो हवाई जहाज से ले आओ और हमको आप पैदल भी चलने नहीं दोगे। ये मार्क्स विरोध करता है इसका, कहता नहीं, सभी को बराबर देना चाहिए, और सभी को बराबर देने में तभी आता है जब सब जो लोअर क्लास है वो इकट्ठा होगा और इस बड़े के विरुद्ध डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म पर आएगा, क्लास स्ट्रगल पर आएगा। और जब क्लास स्ट्रगल होगा तब समाज की जिम्मेदारी बनेगी कि जो डेवलपमेंट ऑफ प्रोलेटारिएट है, दैट इज द फर्स्ट है। इसमें क्या है कि पहली चीज इसमें आती है कि दो बड़े वर्ग बनते हैं, दो बड़े वर्ग बनते हैं, और वर्ग बनने के बाद दोनों वर्गों के अंदर क्लास कॉन्शियसनेस आता है, यानी वर्ग चेतना आती है कि हम अपने वर्ग के लिए काम करें, अपने क्लास के लिए काम करें। और सोसाइटी में पोलराइजेशन होता है, ध्रुवीकरण होता है, हायर क्लास अपने आप को अलग रखता है, लोअर क्लास को एक होना पड़ता है। अगर ये एक होगा और इस हायर क्लास के विरुद्ध अपनी लड़ाई करेगा तो ये हायर क्लास को कमजोर होना पड़ेगा और इसे इसकी शर्तें माननी पड़ेंगी और सभी को समानता के साथ रखना पड़ेगा,
जिससे समाजवाद आएगा, जो मार्क्स का लास्ट आधार बनता है, जिसको बोलते हैं वो सोशलिज्म या कम्युनिज्म, समाजवाद या साम्यवाद। यानी सभी लोग समान हैं, सभी लोगों का काम एक जैसा है। ये नहीं कि आईएएस है तो तुम्हारा काम बहुत अच्छा है और मैं अगर जमादार हूं तो मेरा काम खराब है, ठीक, मैं सब्जी बेचता हूं तो मेरा काम खराब है और आप फ्रिज बेचते हो तो आपका काम अच्छा है ना। हर व्यक्ति का काम समान है, हर व्यक्ति का काम मेहनत का है, हर व्यक्ति को बराबर सम्मान मिलना चाहिए, हर व्यक्ति को समान स्वरूप के रूप में देखना चाहिए। जो मार्क्स का समाजवाद है वो कहता है ये आधारित होगा एकता पर, समानता पर, और ऐसे समाज में किसी भी प्रकार का कोई भी क्लास नहीं होगा, कोई वर्ग नहीं होगा, और वो वर्ग रहित समाज होगा जो कार्ल मार्क्स कल्पना करते हैं अब भविष्य की, कि ऐसा ही समाज चाहिए जहां पर हर व्यक्ति को बढ़ने का, हर व्यक्ति को बराबर काम करने का, जो मेहनत करेगा, जो अच्छा करेगा वो आगे आएगा, और सभी को समान रूप से रखने की कोशिश की जाती है। दैट इज द थ्योरी ऑफ कम्युनलिज्म या सोशलिज्म। तो ये मोड ऑफ प्रोडक्शन शो करते हैं कार्ल मार्क्स अपनी थ्योरी में, और बताते हैं कि ये धीमे धीमे समाज आगे बढ़ता है और उसी आधार पर अपने आप को लेकर चलता है। जो कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन जो हमने आपसे डिस्कस किया, वन थिंग मोर, दैट इज, हमने आपसे कहा कि जो सोशलिज्म बनेगा, इसके पहले जो कैपिटलिज्म हमने आपको बताया वो ये है कि फॉर्म ऑफ कैपिटलिज्म टू कम्युनिज्म। अब पूंजीवाद से जो साम्यवाद आएगा वो कैसे आएगा? क्रांति से आएगा। ऐसे नहीं आने देगा कोई आदमी कि आप उसकी सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे, ठीक। तो वो कहता है कि आपको क्रांति करनी होगी, आपको रेवोल्यूशन लाना होगा, और तभी आप कर सकते हैं। The forces of production develop, this leads to change in relationship of production. आपकी जो ताकत है वो डेवलप करेंगे, लीड करेंगे, और तभी आप प्रोडक्शन के रिलेशन को चेंज कर सकते हैं। कैपिटलिज्म रिडल्ड विथ कॉन्ट्राडिक्शंस, उसको हमें संघर्ष करके ही हटाना पड़ेगा। द प्रोलेटेरिएट कम टू नो दैट दे आर एक्सप्लॉइटेड, सर्वहारा को यह जानना होगा कि उनका शोषण हो रहा है। दे ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स, उन्हें एक होना होगा, एंड ओवरथ्रो द बुर्जुआज क्लास, और इस बुर्जुआ क्लास को फेंक देना होगा, उखाड़ फेंकना होगा। और कैपिटलिस्ट सिस्टम जो है रेवोल्यूशन के आधार पर ही देखने को मिल सकता है, जैसा कि कार्ल मार्क्स कहते हैं। और जब लास्ट में हम आएंगे, जब सोशलिज्म हमारा आएगा, समाजवाद आएगा, सब एक जैसे हो जाएंगे, तो हमारा बेस क्या बनेगा? पहला, इकोनॉमिकल बेस क्या होगा? फॉर्म्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा? पहला, हाईली डेवलप्ड, हम बिल्कुल डेवलप्ड अवस्था में होंगे, मैकेनाइज्ड होंगे, सारी चीजें बेहतर होंगी। सेकंड, मशीन डूइंग द लॉट्स ऑफ वर्क, आदमी नहीं करेगा, आने वाले समय में मैक्सिमम काम मशीनें करेंगी, ऑटोमेशन में हम जाएंगे। ह्यूमन वर्किंग फ्रीली एंड क्रिएटिवली टुगेदर, मनुष्य थोड़ा सा फ्री होगा, मुक्त होकर काम कर सकेगा और क्रिएटिव सोचेगा। आज क्या है, मनुष्य भी मशीन बना है, आदमी मशीन बना है, वो भी कर रहा है, क्रिएटिविटी नहीं है। सेकंड, जो रिलेशन होंगे प्रोडक्शन के वो कैसे होंगे? क्लास एबॉलिश्ड हो जाएगा, वर्ग रहित समाज होगा, सभी लोग एक दूसरे के साथ सहयोग के काम करेंगे, all work together in cooperation. And third, all contribute to the society, everyone gets what they need. सभी लोग समाज के में अपना कंट्रीब्यूशन करेंगे। कहा गया कि उस व्यक्ति से उतना काम लो जितना उसकी शारीरिक और मानसिक अवस्थाएं हों, और उसको उतना दो जितनी उसकी शारीरिक आवश्यकता, यानी उसे भोजन पूरा देना चाहिए। वही कहना ना कि ऑल कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी, एवरीवन गेट्स व्हाट दे नीड, सभी को वो मिले जो उनकी आवश्यकता है। ऐसा ना हो कि किसी के पास तो बहुत ज्यादा हो जाए और किसी के पास कुछ ना हो, ठीक। दैट इज द थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म
जो कार्ल मार्क्स की बात करते हैं। तो ये मोड ऑफ प्रोडक्शन आपको हमने बताया, जिसमें कि हमने 5 मोड्स लेकर चले, प्रिमिटिव कम्युनिज्म, एंशिएंट स्लेव मोड, फ्यूडल मोड, कैपिटलिस्ट मोड, और लास्ट में हमने कहा नो क्लास इक्वालिटी मोड, दैट मोड इज कॉल्ड एज सोशलिज्म मोड। क्लियर? Yes. हाँ, इसकी मैं जो पीपीटी है और पीडीएफ है मैं ग्रुप पे डाल दूंगा आज शाम को, तो ये आप हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म देख लीजिएगा, और इस पे जो भी क्वेश्चंस होंगे इस पर हम लोग और डिस्कस करेंगे। कल हम लोग डिस्कस करेंगे इसी हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म के अंदर डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म में आएंगे, हम द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में आएंगे, जहां पर वर्ग का भी संघर्ष देखेंगे और वस्तुओं का भी संघर्ष देखेंगे। क्लियर? कोई क्वेश्चन अभी? सर हाँ सर, सेकुलरिज्म और सोशलिज्म में डिफरेंस कैसे? देखो, सेकुलरिज्म की बात आती है जो सिर्फ रिलीजन को लेकर चलता है, ओनली रिलीजन को लेकर चलता है, कि वो सेकुलरिज्म है कि धर्म निरपेक्ष होना चाहिए, किसी एक रिलीजन को नहीं मानना चाहिए, सभी रिलीजन इक्वल है, जो हिंदू है वही इस्लाम में है, जो इस्लाम में है वही क्रिश्चियनिटी में है, धर्म के मूल अर्थ को समझना चाहिए, दैट इज सेकुलरिज्म। और जो हम बात करते हैं सोशलिज्म की बात करते हैं, वो बात करते हैं सबको समान समझना है, इकोनॉमी, पॉलिटिकल, सोशली, रिलीजियस, यानी सभी फील्ड में जब हम समानता ले आएंगे, और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी। आज के समय में कहा जाता है कि जिसकी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी होती है उसके ऊपर रिलीजन का दोष नहीं लगता। यस सर। हायर सोसाइटी में जाओगे तो सब आपस में शादी कर रहे हैं, सब आपस में घूम फिर रहे हैं, सब आपस में बैठकर साथ साथ खाना पीना खा रहे हैं, और हमें दिखा रहे हैं कि लड़ो। ठीक है? तो कहने का हमारा मतलब ये है कि हमारा जो मार्क्स कहता है कि सोशलिज्म वो है जहां पर सब समान है, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई जात नहीं, कोई वर्ग नहीं, कोई इकोनॉमी नहीं, सब समान है। और सेकुलरिज्म कहता है कि धर्म से हटकर सोचना चाहिए बस। ओके सर, और सर जैसे कास्ट है ना सर, हमारा कास्ट सिस्टम था जो हमारे इंडिया में, तो सर वो एक तरीके से क्लास की तरह नहीं है कि मतलब हायरार्की में एक तरीके से हमारा जो कास्ट सिस्टम है वो पूरी तरीके से क्लास स्ट्रक्चर की तरह ही काम करता है। बस होता क्या है कि क्लास का जो मेन थीम है वो इकोनॉमी है, और कास्ट की जो मेन थीम है वो सोशल स्ट्रक्चर है, और वो हिंदुइज्म के अंदर वर्क का यानी लेबर डिवीजन है, लेबर डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, दैट इज कास्ट। यस सर। ठीक, चलिए यस सर, हम लोग फिर डिस्कस करेंगे खासकर डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म पर, और हिस्टोरिकल में और भी हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। ठीक है? यस सर। थैंक यू। Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you.